दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपका चैनल बेसिक नॉलेज में। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं मस्त है, स्वस्थ है, पढ़ाई होती जबरदस्त सर कर रहे हैं। दोस्तों आप सभी का बहुत ज्यादा कमेंट है सर 11th का वीडियो बनाया। ऐसा नहीं कि मैं कमेंट नहीं पढ़ा दोस्तों, पता है आप लोग एग्जाम सामने आ रहा है, बट उससे पहले 9th का और 8th का एग्जाम था दोस्तों। अब आज से आप लोगों का धुआंधार वीडियो अपलोड होगा, बस आप लोग पढ़ाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि जितना शेयर करोगे दोस्तों उतना मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। जिस प्रकार 10th में रिजल्ट, इस प्रकार 11th में धुआंधार होगा। बस आप लोग शेयर कर देना सभी बच्चे को और बता देना कि चलो अब वीडियो का बाढ़ आना शुरू हो गया। चलिए देखते हैं सवालों को दोस्तों। आज हम लोग देख रहे हैं हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और इसमें से 100% दोस्तों क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बिल्कुल साफ बात है। ये सारा सवाल मॉडल पर का है, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए सभी को समझा देते हैं, फटाफट से देख लीजिए। अगर पहले देखें तो एक बार रिवीजन कर लीजिए, मजा आ जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। चलो पहली बार सब्सक्राइब जरूर कर लें, अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में नहीं जुड़े तो जुड़ जाना जल्दी से। चलो सवालों को देखते हैं फटाफट से। तो दोस्तों सबसे पहले आप यहाँ पर एक आप लोग गद्यांश दिया है, इसको आप पढ़ लेना। संस्कृत की शाश्वत धारा का निर्माण वाल्मीकि, व्यास, नानक, कबीर, सूर, तुलसी, निराला, रविंद्र भारती, कुरुप्पू जैसे महाकवि एवं मनीषी चिंतकों आध्यात्मिक पुरुषों से होता है। इसको पढ़ लेना, सारा आंसर मिल जाएगा। देखिए मैं आंसर बोल देता हूँ। चलो सबसे पहला सवाल है कि संस्कृति की शाश्वत धारा के निर्माण में कौन सहायक होता है? तो कौन सा है? महाकवि, जो जितने सारे कवियों का नाम है वो कवि, और मनीषी चिंतक यानी ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लोक के उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? बोला लोक के उच्चतम जीवन आदर्शों की स्थापना कौन करते हैं? तो इसकी स्थापना सत्वधर्मी करते हैं। क्या? सत्वधर्मी। आप लोग इसको पढ़ना, ऑप्शन में पैसेज में सारा चीज लिखा हुआ है, यहाँ पढ़ लेना, सारा चीज लिखा हुआ है, ठीक है। देखिए यह सत्वधर्मी का गुण है, यहाँ सब कुछ लिखा रहेगा, आगे पढ़ लेना। सत्वधर्मी स्थिर स्मित रहते हुए अपने साधनों राष्ट्रीय चेतना को पोषित करता है, तो आप लोगों को मिल जाएगा आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर, राजनीतिक और आर्थिक अवस्थाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो पाती है? तो 3 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 शाश्वतता, ठीक है, शाश्वतता। राजनीतिक और आर्थिक क्रियाएं किस बात का अनुपालन करके सार्थक हो जाती है, हो पाती है? तो शाश्वतता का, ठीक है। नेक्स्ट 3 का हो गया 2। अगला सवाल देखिए 4 नंबर क्या बोल रहा है भाई? व्यय का विलोम शब्द क्या है? व्यय का उल्टा क्या है? तो व्यय का उल्टा आय होता है। जैसे आय का व्यय होता है ना, उसे व्यय का आय हो जाएगा। अगर आप लोग का एक पद्यांश दिया है, मतलब कविता दिया है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नैन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद की जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता। चलो करता है, अगला सावन नहीं मरा करता। अगला सवाल देखो 5 नंबर, बोले कुछ सपनों की मर जाने से जीवन नहीं मरा करता। पंक्ति से क्या तात्पर्य है? मतलब पंक्ति क्या बता रहा है भाई? बोल रहा है कुछ आशाएं, मतलब क्या? कुछ सपनों की मर जाने से जीवन नहीं मरा। इसका मतलब क्या है कि कुछ आशाएं पूरी ना भी हो तो जीवन नष्ट नहीं होता। दोस्तों जीवन में हर किसी का सभी आशाएं पूरा नहीं हो जाता, कुछ न कुछ आशाएं रह ही जाती है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो गया। अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है? अश्रु की उपमा कवि ने किससे की है दोस्तों? तो सपनों से की है, ठीक है। अश्रु की उपमा कवि ने किससे दी है? तो सपनों से दी है। है ना कि अश्रु, यहाँ देखो अश्रु व्यर्थ आंसू, छिप छिप अश्रु बहाने वालों, तो वही सपनों से इसका की है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। प्रस्तुत काव्यांश हो गया 6 का, हो गया 3। 7 देखो, प्रस्तुत काव्यांश के माध्यम से कवि ने क्या प्रेरणा दी है? इससे क्या कवि ने क्या प्रेरणा दी है लोगों को? तो कहा है कि निराशा त्याग कर कर्मशील बनने की, मतलब जो भी निराश है उसको त्यागो, कर्मशील बनो, अपना काम करो और आगे बढ़ो। 7 का सही हो गया। 3 आगे देखो। अब दोस्तों क्या बोल रहा है कि छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, पंक्ति में कौन सा अलंकार है दोस्तों? तो इसमें आप लोग कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, अलंकार हो जाएगा। 8 का 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलो अब रचनात्मक लेखन एवं अभिव्यक्ति और माध्यम का प्रश्न है, चलिए देख लेते हैं क्या है। खंड ख, सबसे पहला जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है? जनसंचार माध्यमों का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? तो 9 का सही उत्तर हो जाएगा। 4 सूचना भी देना होता है, शिक्षित करना भी होता है, और रोजगार संबंधी जानकारी भी देना होता है। इनमें से सभी जनसंचार से ये सभी चीज होता है। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा दोस्तों। पत्रकारिता के विकास में कौन सा मूल भाव सक्रिय रहता है? तो जिज्ञासा होनी चाहिए, जिज्ञासा इसमें सक्रिय रहता है। विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? तो विचारों के आदान प्रदान की सबसे प्राचीन शैली पत्राचार है। पहले थोड़ी था मोबाइल और व्हाट्सएप और टेलीग्राम भाई, पहले पत्र भेजता था। आप किसी को प्रेम करते हो तो पत्र भेज दो, अपने माता पिता को पत्र भेज दो, तो पहले पत्रचार था। टेलीफोन, इंटरनेट, फेक्स ये सब थोड़े था तब, व्हाट्सएप, चैट, इंस्टाग्राम थोड़े था भाई, तो पत्रचार ही था।
भारत में प्रकाशित होने वाला प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट का प्रकाशन वर्ष क्या है? मतलब बंगाल गजट जो प्रकाशित हुआ था कौन सा वर्ष में प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1780 में। तो 12 का 2 जो है परम सत्य उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर देखो, संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है दोस्तों? 13 का दोस्तों सही उत्तर होता है ऑप्शन नंबर 4। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है? तो समाचार पत्रों को शामिल किया गया, पत्रिकाएं भी शामिल है और पंफलेट्स भी शामिल है। ये सभी बिल्कुल सही उत्तर है समाचार के मुद्रण माध्यम में। देखिए समाचार पत्र से भी क्या होता है, मतलब संचार होता है, पत्रिकाएं से भी होती है और पंफलेट्स जो पैम्पलेट छपाते हैं ना एडवर्टाइजिंग का, वो भी इससे भी है, पता चलता है लोगों को क्या चीज़ है क्या चीज़ नहीं, उससे भी संचार ही होता है ना। चलो अगला देखो, संपादकीय किसके द्वारा लिखा जाता है? संपादकीय भाई सब संपादक के द्वारा लिखा जाएगा और किसके द्वारा लिखा जाएगा? तो संपादक हो जाएगा भाई। रुको ऑप्शन 2। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग होता है। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुति का ढंग कैसा होता है दोस्तों? तो 15 का सही उत्तर हो जाता है 3 नंबर मनोरंजक। फीचर में कैसा मनोरंजक तरीके से चीजों को पेश किया जाता है। औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? औपचारिक पत्र में किन पत्रों को शामिल किया जाता है? तो 16 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संपादकीय के नाम पत्र, शिकायती पत्र, व्यावसायिक पत्र, ये सभी बिल्कुल सही उत्तर है। औपचारिक पत्र में किन पात्रों को शामिल किया गया है? बिल्कुल सभी पात्रों को शामिल किया जाता है। ठीक है, औपचारिक में शिकायत पत्र भी लिख सकते हो, व्यावसायिक पत्र भी लिख सकते हो, संपादक के नाम भी पत्र लिख सकते हो, सारे आपका औपचारिक पत्र में आता है। ठीक है, अनौपचारिक मतलब क्या आता है? अनौपचारिक पत्र में वो पत्र आता है जो आप माता पिता को लिखते हो, भाई बहन को लिखता हो, दोस्त को लिखते हो, ठीक है, अपनी प्रेमिका मतलब किसी को भी लिखते हो, तो उस चीज आपका आ जाएगा अनौपचारिक पत्र में। ठीक है, रिमाइंडर को हिंदी में क्या कहते हैं दोस्तों? तो रिमाइंडर को हिंदी में बोलता है अनुस्मारक। भाई कुछ ज्यादा ही हिंदी नहीं हो रहा है, 17 का हो जाएगा 3, याद रखना, अनुस्मारक। ठीक है, रिमाइंडर मतलब क्या? स्मारक, स्मरण करने का क्षमता, तो अनुस्मारक याद कर लो। नोटिस को हिंदी में क्या कहते हैं? नोटिस को हिंदी में मेरे भाई सूचना बोलते हैं। ये तो सभी बच्चे बोलेंगे। ठीक है, अगला सवाल है, मुरली ताव गोपालहि भावती सुनीरी सखी जदपि नंदलहि नाना भांति नचावती राखती एक पाई ठाड़ो करी अतीत अधिकार जानावती। कौन सा भाषा है? देखो 19 नंबर जो सवाल है पूछ रहा है क्या कि प्रस्तुत पंक्तियों के कवि है, इनको कौन सा कवि ने लिखा था? इनके कवि के नाम क्या है? 19 नंबर का हो जाएगा सूरदास जी लिखे थे इनको। प्रस्तुत काव्यांश की भाषा क्या है दोस्तों? ये कौन सी भाषा में लिखी गई है? अब आ गया ना बात, तो 20 का उत्तर हो जाएगा ब्रज भाषा में। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में। वैसे भी सूरदास की भाषा दोस्तों ब्रज भाषा ही थी। तो 20 का 2 बिल्कुल सही सटीक जवाब हो जाएगा। किसे एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है दोस्तों? तो किसे एक पांव पर खड़ा करके रहता है? तो किसका हो जाएगा 2, यानी कि गोपाल को एक पांव पर खड़ा करके रखा जाता है। जी हाँ, जब वो माखन चुरा लेता है ना भगवान श्री कृष्ण, गोपाल नटखट गोपाल, तो उनको एक पांव पर खड़ा रहने की सजा दी जाती है। नंदलाला को कौन नचाता है? नंदलाला को कौन नचाता है दोस्तों? तो नंदलाला को मुरली नचाता है, मुरली बजता है तो नंदलाला नचते हैं। बौरत तो बरियो पे निचोरत बने नहीं, पंक्ति में किस त्योहार का वर्णन है दोस्तों? तो इस पंक्ति में आप लोगों का होली त्योहार का वर्णन है कि बौरत तो बरियो पे निचोरत बने नहीं, पंक्ति में होली का वर्णन किया गया है। इसका जो है ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। झरी झरी झीनी बूंद है प्रतिमानों में झरी झरी कौन सा अलंकार है? तो 24 नंबर का हो जाएगा ये पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। ऑप्शन नंबर 1 सटीक जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे 25 नंबर, प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि किन्हें कहा जाता है दोस्तों? प्रकृति का सुकुमार कवि किसे बोलता है? सुमित्रानंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि बोला जाता है, सुमित्रानंदन पंत को। यानी कि आप लोगों का ये हो जाएगा परम सत्य उत्तर 25 का ए। 26 नंबर देखो क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि संध्या के बाद कविता का मूल स्वर क्या है? संध्या के बाद जो कविता है दोस्तों इसमें मूल स्वर क्या है? तो 26 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 3 ग्रामीण जीवन का सामाजिक यथार्थ। ओके, तो 26 का 3 सही हो गया ना। चलो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 27 नंबर देखो क्या बोल रहा है, बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? बादल को घिरते देखा है दोस्तों, आप लोगों का कवि कविता का मैं टिक ला दूंगा, उसको देख लेना। ठीक है, आप लोग कमेंट करना और सारा टिक मिला के आप लोग बता दूंगा। तो 27 का दोस्तों सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 2 नागार्जुन। कौन? नागार्जुन।
अगला दोस्तों फिर से आप लोग दंश दिया पढ़ना कि सारा घर मक्खियों से भिनभिना रहा था। आंगन की अलगनी पर कई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी। दोनों बड़े लड़कों का वहां कहीं पता नहीं न था। बाहरी कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर ऐसी निश्चितता से सो रहे थे मानो 1.5 महीने पूर्व मकान किराया निमंत्रण विभाग की लड़की से उनकी छटनी न हुई हो, या फिर मानो उन्हें शाम को किसी काम की तलाश में कहीं जाना न हो। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 26 नंबर 28 नंबर 28 का दोस्तों क्या क्वेश्चन, प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है दोस्तों? तो प्रस्तुत पंक्तियां जो है ये दोपहर का भोजन से लिया गया है, दोपहर का भोजन। चलो 29 नंबर देखो, विभाग की कलरकी से किनकी छटनी हुई है? विभाग की कलरकी से दोस्तों किनकी छटनी हुई है? तो मुंशी चंद्रिका प्रसाद की छटनी हो गई है भाई। आंगन की अलगनी पर कोई पैबंद लगी, एक गंदी साड़ी टंगी थी, यहाँ किसकी साड़ी की बात की गई है? तो 30 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सिद्धेश्वरी की साड़ी का बात किया जा रहा है। 30 का 3 सही हो जाएगा मेरे भाई। 31 को क्या बोल रहा है, प्रस्तुत पंक्तियों के लेखक कौन है? तो 31 का सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर 2, इनके लेखक है अमरकांत भाई साहब। तो चलो अमरकांत भैया को टिक कर दो और आगे बढ़ो, जीतेगा भाई जीतेगा, अमरकांत भैया जीतेगा। टार्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त दिखे? हर जगह पढ़िए तरीका सीरियसली तो फिर दिमाग नहीं हो सकता। कभी कभी पढ़ाई के बीच में भी मनोरंजन थोड़ा कर लो, दिमाग फ्रेश हो जाता है क्या बिल्कुल सर। तो फिर दिखाइए मूवी बीच में, फिर भाई मूवी नहीं दिखना है, थोड़ा इधर तो बात कर लो, माइंड फ्रेश रहे। देखो 32 नंबर क्या बोल रहा है, 32 बोल रहा है क्या कि टॉर्च बेचने वाले वायदे के मुताबिक कितने साल बाद उस जगह पहुंचा जहां उसे दोस्त से मिलना था? तो 32 का सही उत्तर हो जाए ऑप्शन नंबर 5 साल। 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। उसके बाद है गूंगे को, मतलब हो गया ना 32 का 4। 33 देखो क्या बोल रहा है कि गूंगे को किससे ने पाला था? गूंगे को बुआ फुआ ने पाला था। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे, ज्योतिबा फूले ने किस संस्था की स्थापना की भैया? तो ज्योतिबा फूले ने आप लोगों का सत्य शोधक समाज की स्थापना कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, उसकी माँ किस विधा की रचना है दोस्तों? उसकी माँ कौन सी विधा की रचना है? तो 35 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1, एक कहानी है। ठीक है, नेक्स्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुसार उन्नति के लिए क्या अनिवार्य है? तो 36 का सही जवाब हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, जनसंख्या नियंत्रण, हर संगठन उन्नति के क्या हो, जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा, परदेशी भाषा सीखना होगा, मतांतर करना होगा, तो इनमें सभी हो जाएगा। अंडे के छिलके किस प्रकार का एकांकी है दोस्तों? अंडे के छिलके दोस्तों किस प्रकार का एकांकी था? तो 37 का सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, ये पारिवारिक एकांकी था, परिवार के बारे में लिखा गया था। हुसैन की कहानी, अपनी जवानी में हुसैन कौन से बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे? तो 38 का सही उत्तर दोस्तों हो जाए ऑप्शन नंबर 3, ये बड़ौदा बोर्डिंग स्कूल भेजे गए थे। नेक्स्ट है 39 नंबर, आधुनिक भारतीय चित्रकला के प्रमुख स्तंभ मकबूल फिदा हुसैन को 1973 में किस सम्मान से अलंकृत किया गया? तो 39 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, पद्म भूषण से। आवारा मसीहा किस विधा की रचना है दोस्तों? तो आवारा मसीहा आप लोगों का जीवनी है। ठीक है, क्या है? जीवनी। ये था दोस्तों आप लोगों का कुछ हिंदी का बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आप लोग एग्जाम में, इससे 100% सवाल आएंगे ही आएंगे। आप लोग ये समझ लो, बिल्कुल आना ही आना है, इससे बहुत सारे सवाल एग्जाम में आएंगे। तो अच्छे से देख लो, सभी दोस्तों को फटाफट से जल्दी से शेयर कर देना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो कर ही देना, क्योंकि बहुत सा धमाकेदार ताबड़तोड़ वीडियो आने वाला है। ठीक है, चलिए, सो लव यू ऑल, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, नहीं फिर नेक्स्ट जल्द मिलेंगे, तब तो ले जय हिंद, वंदे मातरम।